Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all on the online platform of KD Star Senior Secondary School Bashing, which is in Kullu. So today we'll be studying geography of class 9th, chapter 1, that is India, size and location. ओके तो पहले आपको थोड़ा सा जिस्ट बता देती हूँ. साइज, लोकेशन, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट कम ऑन टू द मैप. ये अर्थ है, अर्थ का मैप है, सब पता है, राइट? तो अब आपको ये कुछ दिख रहे होंगे एरियाज, ये एरिया, ये. सो वी कॉल देम कॉन्टिनेंट्स. ओके, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स डू वी हैव? वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, व्हिच इज नंबर 1 एशिया, नॉर्थ अमेरिका. मैं आपको साइज वाइज बता रही हूँ. द लार्जेस्ट वन इज एशिया, देन इज नॉर्थ अमेरिका, देन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड एंटार्क्टिका. ओके ओके. नाउ इंडिया लाइज इन विच. देखो प्यारा सा एक मैप दिख रहा है आपको यहाँ पे. किस चीज का? इंडिया का. इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट. गॉट इट? अब आपको यहां पे दिख रही होंगी कुछ लाइंस जो मैप में डिवाइडेड है, ठीक है, जिससे अर्थ को डिवाइड किया गया है कुछ लाइंस से. ये लाइंस है, ठीक है. अब देखो जो लेटी लेटी लाइंस है, लेटता कैसा है इंसान? ऐसे लेटता है ना, हॉरिजॉन्टली. सो जो ये वाली लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड. लैटिट्यूड, राइट? जो ये वाली लाइंस है, दिस वन, दिस डॉटेड लाइन, ये जो बिल्कुल सेंटर पे है डॉटेड लाइन, इस लाइन का नाम है इक्वेटर. ठीक है, ये लार्जेस्ट लैटिट्यूड है. ये सारी लैटिट्यूड्स है, ठीक है. सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? इक्वेटर. अब इक्वेटर नाम से पता चल रहा है कुछ इक्वल, ठीक है. तो जो इक्वेटर है वो डिवाइड कर देता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर. इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट इज नॉर्थ में, तो इट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. व्हाट इज अ हेमिस्फेयर? स्फेयर का हाफ. सो अपर वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लोअर वन इज साउदर्न हेमिस्फेयर. गॉट इट? थोड़ा इजी हो गया लोकेट करना. अब इंडिया को अगर हम देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया आ रहा है? कॉन्टिनेंट में नहीं, कौन से हेमिस्फेयर में इंडिया आ रहा है? नॉर्दर्न या सदर्न? अब ये इक्वेटर था हमारा, राइट? ये इक्वेटर था. अब इक्वेटर से काफी ऊपर है, तो इंडिया इज लाइंग कंप्लीटली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. अब थोड़ा सा और एग्जैक्ट में जाते हैं, राइट? तो ऊपर से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली. लाइन के राइट में है ईस्टर्न, इस लाइन के वेस्ट में है वेस्ट. ऑब्वियसली लाइन के इस साइड है वेस्ट और इस साइड में है ईस्ट. इक्वेटर के ऊपर था नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ, ठीक है. तो अब थोड़ा और अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी हो इंडिया की, तो इट समवट लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं, एक और बात बता देती हूँ. दिस इज 0 डिग्री, ठीक है. इक्वेटर का ये वाला पार्ट, ये भी 0 डिग्री होता है. 0 से ऊपर जाओगे, मैप देखा आपने? मैप में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है या नहीं होता है? आपने कुछ लोकेट करना होता है, आप वाई पे लोकेट करते हो, एक्स पे लोकेट करते हो, और वो लोकेशन आ जाती है, राइट? वैसे ही ये भी एक तरह से मैप ही है, बट इसमें हम मैप में हम सेंटीमीटर्स में करते हैं. तो इसमें हम सेंटीमीटर्स में करने बैठेंगे तो कितना ज्यादा चला जाएगा. तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर्स की जगह वी हैव टेकन डिग्रीज. ओके, तो ये 0 डिग्री है. इसके ऊपर वाला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो भी है. ओके, तो अब जो है यहां पर 1 डिग्री तो है, इसके नीचे भी 1 डिग्री आएगा, लेकिन छोटी छोटी लाइंस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहां पे फिर हम पहुंचते हैं 45, 23. ओके,
तो अब यहाँ पे ये नॉर्थ जाएगा, जो इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट है वो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर वाले पार्ट में, इक्वेटर से नीचे वाले पार्ट में 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ओके। तो इस तरह से लोकेट करते हैं। अब जैसे अगर हमें इंडिया की लोकेशन बतानी हो तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न जो अभी हमने पढ़ा, राइट। तो अब पढ़ेंगे हम आगे, थोड़ा इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे आपको इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताऊंगी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज क्लियर, राइट। लैटिट्यूड क्या था? लेटी हुई लाइंस, दीज। लॉन्गिट्यूड क्या था? लंबी लाइंस। अब लंबा खड़ता है इंसान, आप लेंथ अगर आपको किसी की नोट करनी है आप लेट के तो करोगे नहीं। सो दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। जब आप इन दोनों को बना देते हो तो आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, ठीक है, जिससे आप एक जगह को लोकेट कर सकते हो। गॉट इट? ओके। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। India is the 7th largest country, if you know, right? So latitude and longitude clear है। जो लेटी हुई लाइंस थी, लेटी हुई लाइंस को हम बोलते हैं latitudes। सबसे बड़ा latitude is equator, which is 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर 1, 2 छोटे छोटे डॉट्स में जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री नॉर्थ, नीचे जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री साउथ, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी ऐसे ही जाता है, ठीक है। जो एक सेंटर वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, जो कि एक जगह है यूरोप में, लंदन में, ग्रीनविच। उस जगह से ये लाइन पास होती है, ठीक है। उस लाइन को इसलिए नाम रख दिया है ग्रीनविच लाइन, या उसे आपने सुना भी होगा ग्रीनविच मीन टाइम, राइट। शॉर्ट फॉर्म में उसे बोलते हैं GMT, ओके। तो वो ग्रीनविच से पास करती है, जो एक जगह है लंदन में, इसलिए उसका नाम ग्रीनविच रखा है। द अदर नेम इज प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच एक ही चीज है, ठीक है। These are called meridians or longitudes, okay? जो ये वाली लाइंस आ रही है, these are longitudes, okay? So, coming on to India, India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minutes north to 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। अब ये डिग्री तो आपको पता चल गया, राइट। जो ये पार्ट है, ये जो डैश लग रहा है छोटा सा, इसका मतलब होता है मिनट, ठीक है। 2 डैशेस लगे होंगे तो उसका मतलब होगा सेकंड्स, फाइन। तो अभी यहाँ पे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब मैं आपको यहां पे बता देती हूं, ठीक है, रुको, ओके। दिस वन इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लैटिट्यूड क्या बताया मैंने? ऊपर वाली देखो, ये लेटी हुई लाइन यहां पे है 37 डिग्री 6 मिनट्स, और दूसरी लेटी हुई लाइन जहां पे इंडिया बाउंड्री टच कर रहा है इज 8 डिग्री 4 मिनट। अब 37 माइनस 8 इज समवट अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, राइट। 37 माइनस 8 समवट अराउंड 30 डिग्री, ओके। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लंबी लाइन एक यहां से जा रही है 68 डिग्री 7 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट टू द 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ओके। सो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंट है दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड का जो एक्सटेंट है दैट इज कॉल्ड योर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ओके, ओके। नाउ इफ वी सी Tropic of Cancer, which is 23 degree 30 minutes, is dividing India almost into 2 equal halves, almost into 2 halves, right? अब ये है जो इंडिया का, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है,
कौन सी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये वाली लाइन है, ठीक है। ये दूसरी कंट्री से भी पास हो रही है बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अ लैटिट्यूड, ओके। सो नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड जाता है 23.5 डिग्री का, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड जाता है 23.5 डिग्री साउथ का, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। नदर्न वाला कैंसर, साउथ वाला कैप्रिकॉर्न, ओके। तो ये कौन कौन से स्टेट से पास करता है? ये यहां पे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम, ओके। जो आपका आ रहा है साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है आपका अरेबियन सी, और यहाँ पे नीचे जो है आपका इंडियन ओशन, ओके। रुको मैं यहां पे बताती हूँ। सो दिस इज योर इंडिया, दिस वन इज योर बे ऑफ बंगाल, ये वाला रीजन इज योर अरेबियन सी, और ये लिखा है आपका इंडियन ओशन, राइट। कितनी ओशंस है? आप देखो, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो ओशन आती है, जिसकी कुछ एस शेप की ओशन आती है, उस ओशन का नाम है अटलांटिक ओशन, ठीक है। अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आती है अटलांटिक ओशन, अमेरिका और एशिया के बीच में आती है पैसिफिक ओशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ओशन यहां तो नहीं थी, यहां तो नहीं, ठीक है। अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक ओशन, ओके। अब देखो सर, इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री पे पड़ा है। कितनी ओशंस है वर्ल्ड में, ओशन में से कंट्री के ऊपर ही रख दिया नाम, क्यों? द रीजन बीइंग कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो इतनी ज्यादा कोस्टल बाउंड्री क्या होता है? जो ये समुद्र के साथ जो आपकी टच हो रही है, जो भी लैंड इंडिया का, दैट इज कॉल्ड कोस्ट, ठीक है। तो कोस्टल बाउंड्री क्या है? ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा जो कंट्री शेयर करती है, इंडिया शेयर करती है कोस्टल बाउंड्री विद, इसीलिए इसका नाम लग रहा इंडियन ओशन, ओके। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। तो हमने देख लिया कि इस तरफ है अरेबियन सी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, साउथ में इट इज इंडियन ओशन, गॉट इट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द आइलैंड पार्ट ऑफ इंडिया, तो आता है हमारे पास अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, एंड लक्षद्वीप, दमन एंड दीव इज समवेयर हियर। दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली वर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, पर वो बहुत क्लोज थे, इसलिए उन्हें अब एक ही में काउंट करते हैं, ओके। पहले दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली वर टू डिफरेंट आइलैंड्स, यूनियन टेरिटरीज, जिनको हम काउंट करते थे आइलैंड है, और वो स्टेट में काउंट नहीं होते, ठीक है। उन्हें यूनियन टेरिटरीज में काउंट करते हैं। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? टोटल इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले कितने थे? 29 स्टेट्स। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो 370 सेक्शन हटा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? जो उसका स्टेटस चेंज हो गया फ्रॉम स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, ओके। और जो यहाँ पे हमारे पास यूनियन टेरिटरी थी वो कंबाइन होगी, तो अब टोटल है 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है 8 इन नंबर, गॉट इट, ओके। तो अब देखते हैं जो मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया, तो इस एक्सटेंट में 37 डिग्री से 8 डिग्री में कितना है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूड में 68 से या 97 माइनस 68 इज ऑलमोस्ट, ये भी 30 डिग्री ही आता है। अब आती है टाइमिंग की बात। आपको पता है जो यहां पे जब सनराइज होता है
उस सन को यहाँ तक पहुंचने में, या अर्थ जब रोटेट करता है, अर्थ का जब यहाँ सनराइज जब यहाँ होता है उसमें 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। मान लो 4 बजे सनराइज यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे सनराइज 6 बजे होगा। 2 आवर्स हमने कैसे कैलकुलेट किया? नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब 97 से 68 में कितना डिफरेंस था? ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज का। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 into 30, which is 120 minutes. 120 मिनट्स कितने होते हैं? 2 आवर्स। ओके, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती अगर हमें अलग अलग टाइम जोन्स रखने पड़ते। जैसे आपने सुना ही होगा कि एक कंट्री में कुछ और टाइम चल रहा है, राइट, दूसरी कंट्री में कुछ और टाइम चल रहा है, राइट। तो हम यूजुअली टाइम कैसे सेट करते हैं? सनराइज के अकॉर्डिंग, कि सनराइज हो रहा है उससे हम अपना डे स्टार्ट करते हैं। ओके, बट अब यहाँ पे 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो मान लो इंडिया में अगर 2 टाइम जोन्स रख देते तो कितना कंफ्यूजन होता। गुजरात से मैं चले अरुणाचल प्रदेश, टाइम ही चेंज हो गया है ना। तो ये कंफ्यूजन ना रहे, ताकि कंट्री में लोगों को भी बार बार टाइम चेंज करने की आगे पीछे करना पड़ेगा, टाइम तो है ना। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए हमने एक ही टाइम जोन रख लिया कि ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। ओके, दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका कितना डिग्री है? 82 डिग्री 30 मिनट्स, या आप इसको 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हो। अब आप मुझे बताओगे ईस्ट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इंडिया ईस्टर्न साइड है, तो इसके सारे ये भी ईस्ट है। ओके, तो 82.5 डिग्री, दिस passes from a place in UP which is called मिर्जापुर। मिर्जापुर आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एक, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, तो जब यहाँ पे एक टाइमिंग रख दी, अब चाहे यहाँ पे सनराइज 4 बजे हो रहा हो या यहाँ पे 6 बजे हो रहा हो, लेकिन टाइमिंग सेम रहेगी सबकी, ठीक है। किसी को कोई टाइम चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो कहीं ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ठीक है, या अगर यूरोप में कहीं मैच हो रहा है, इंग्लैंड में मैच हो रहा है, तो वहां पे आपको कुछ टाइमिंग आएगी लिखी हुई। मान लो यूरोप में मैच हो रहा है आपका 1 बजे, ठीक है, तो 1 बजे मैच हो रहा है। अब इंडिया में पहले ही सनराइज हो चुका है ना। यूरोप तक पहुंचने में उसे कितने टाइम लगेगा? उसे लगते हैं 5 घंटे, ठीक है। तो वहां पे टाइमिंग क्या आएगी इंडिया में? GMT + 5 आवर्स, ठीक है, क्योंकि यहां से ग्रीनविच मीन टाइम जा रहा है, यहीं पे मैच हो रहा है। इंडिया में 5 घंटे पहले ही सनराइज हो चुका है, तो 5 घंटे आगे इंडिया का टाइम चलता है। जो आप ईस्ट को जाते हो तो आपका टाइमिंग ऐड होता जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले ही वो टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मान लो अगर 1 बजे स्टार्ट हो रहा है तो विल वॉच इट एट 5, वहां पे लिखा होगा GMT + 5.5 आवर्स। ओके, ठीक है। इस जोन को क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अब अगर हम बात करें इंडिया के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट की, हाईएस्ट कितनी ऊपर तक जा सकता है एक्सटेंट, ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट आता है इंदिरा कोल पॉइंट, जो कि हम समवट हेयर यहां जैसे मानते हैं, बिकॉज दिस इज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है ये, but we consider it is the part of India, okay, but it is occupied by Pakistan at the moment, right? So our India's highest point is Indira Koal, and India का lowest point आता है यहाँ पर अंडमान निकोबार पार्ट में सबसे lowest point आता है इंदिरा पॉइंट। ओके,
हाईएस्ट वन इज इंदिरा कोल, लोएस्ट इज इंदिरा पॉइंट. रुको यहां दिखाती हूं, देखो इंदिरा कोल ईस्ट, ये है अंडमान निकोबार का पार्ट. निकोबार में यहां पे आता है इंदिरा पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट. अब द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कितना ज्यादा एरिया है इंडिया का. एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड का, सारे कॉन्टिनेंट्स का एरिया अगर हम कंबाइन कर दें तो उसका 2% एरिया इंडिया भी अपना शेयर देता है. ठीक है, ये 100% है, 100 में से 2% एरिया इंडिया भी ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स. लैंड बाउंड्री क्या हुआ? ठीक है, जो ये लैंड बाउंड्री आती है इंडिया की, इसका एरिया कितना दिया है? 15,200 किलोमीटर्स. ओके, एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर्स. कोस्ट लाइन मतलब ये वाला एरिया जो आपका ओशन से टच हो रहा है. ओके, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जा रही थी? यहां से. ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी कितनी डिग्रीज? वो थी 23.5 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ क्यों बोला? क्योंकि इक्वेटर्स 0, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर है इसलिए नॉर्थ आया. ओके, ठीक है, तो यहाँ समवट अराउंड 22.5 डिग्री से 23 तो ये है, 22 यहाँ कहीं होगा. ठीक है, 22 के अराउंड यहां से इंडिया की कोस्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन एरिया, और यहाँ पे आता है आपका अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे आता है आपका लक्षद्वीप. ओके, तो ये वाले एरियाज की बाउंड्री, इसे कोस्ट लाइन भी बोलते हैं, और ये भी कोस्ट लाइन होगी इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार. इसका कितना है एरिया? कोस्ट लाइन कितनी है? 7,516 किलोमीटर्स. ओके, अब अगर हम बात करें इंडिया एंड द वर्ल्ड की, तो पहले तो इंडिया के नेबर्स देख लेते हैं, है ना. ये है इंडिया, सुंदर सा मैप इंडिया का. ठीक है, अब इंडिया के यहाँ पे क्या है? इंडिया के यहाँ पे है पाकिस्तान. ठीक है, छोटा सा एरिया है एक यहाँ पे जो टच होता है अफगानिस्तान से. ठीक है, तो पाकिस्तान, अब इंडिया के नेबर्स देख रहे हैं हम. नेबर्स क्या होता है? आपके पड़ोसी. ठीक है, मेरे घर के आसपास किसका एरिया टच होता है, दोज आर कॉल्ड नेबर्स. ठीक है, आप जो बाउंड्री टच कर रहे हैं इंडिया के साथ वो देख रहे हैं हम. सो फर्स्ट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, यहाँ पे आता है आपका नेपाल, तिब्बत वाला रीजन जो भी है, चाइना और तिब्बत वाला रीजन, यहाँ पे ये आपका चाइना ही है. फिर आता है आपका म्यांमार, और ये जो बीच में आपको कंट्री दिख रही है, दिस इज बांग्लादेश. ठीक है, तो जो आपका लैंड में टच हो रही है बाउंड्रीज, वो है ये पाकिस्तान. यहां पे टच होता है थोड़ा सा अफगानिस्तान वाला, ए लिख रही हूं मैं. यहां पे आता है आपका चाइना तिब्बत रीजन, ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान. ओके, ये है आपका म्यांमार, और ये है बांग्लादेश. तो ये लैंड वाले गिन लिए हमने, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ. और ये है 2 कंट्रीज है जो मरीन बाउंड्री भी शेयर करती हैं इंडिया के साथ. वो कंट्रीज कौन सी है? वो कंट्रीज है, छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, श्रीलंका. सुना है नाम? ऑब्वियसली सुना ही होगा. तो श्रीलंका यहाँ पे है. अब श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड करती है
पाक स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे इंडिया को और श्रीलंका को कौन सी बाउंड्री, कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है। मैंने अभी आपको बताया, अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन सी बाउंड्री शेयर कर, कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है इंडिया और श्रीलंका को। एक होगी श्रीलंका जो मरीन बाउंड्री शेयर करती है, दूसरी है लक्षद्वीप के यहाँ साउथ में, वो कंट्री है मालदीव्स। ओके, अब लक्षद्वीप यहाँ है, मालदीव्स यहाँ है, यहाँ पे एक चैनल जाता है 8 डिग्री चैनल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूं आपको जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। ओके, तो 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव्स को डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 है, अब यहाँ पे ये समवट 8 डिग्री होगा। ओके, अब अगर हम देखें थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, ये एशिया है तो इंडिया को हम काउंट करेंगे साउथ एशियन रीजन में। ठीक है, ये है आपका ईस्ट एशिया, जापान, चाइना का ये पार्ट, कोरिया, ठीक है, ये आता है आपका ईस्ट एशियन रीजन। अब ये वाला आता है आपका साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ओके, यहाँ पे वो कंट्रीज हैं लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, इनका, इन कंट्रीज का एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप का नाम क्या है, आसियान ग्रुप। चलो नेक्स्ट करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात। अब इंडिया, जब से इंडिया ने बहुत ग्रो किया है, पहले 5 डेकेड्स पहले की बात करें तो इंडिया वाज जस्ट अ नॉर्मल कंट्री। 5 डेकेड्स कितना हुआ, 50 इयर्स, एक डेकेड में 10 इयर्स आते हैं। ठीक है, तो 50 साल पहले की बात करूं तो इंडिया वाज अ नॉर्मल कंट्री, बट इंडिया हैज ग्रोन इन ऑल द स्फीयर मल्टीफेसेटेडली। ठीक है, मतलब हर एक फेज में इंडिया ने ग्रो किया है। ठीक है, जैसे 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, वी चेंज द एग्रीकल्चर, वी ब्रॉट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। उसके बाद वी ब्रॉट 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हमारे। तो इंडिया ने हर एक तरह से ग्रो किया। और अब अभी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक सुपर पावर बनने वाला है, बनने का बहुत चांसेस है ना। तो इंडिया हैज ग्रोन सो मच। एक कंट्री जिसने फ्रीडम अटेन किया, उसके बाद उसने किस तरह से ग्रो किया, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। ओके, तो पर इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पहले भी सुना होगा, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, राइट। कौन कौन सी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो अब लैंड बाउंड्री तो इंडिया शेयर करता ही था। जो इंडिया के लैंड रीजन है, इट इज वेरी ओल्ड, कि लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो बहुत पुराना है। ठीक है, बट जो आपका ये मरीन वाला पार्ट है जिसमें ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, वो हुआ कब, जब 1498 में वास्को डिगामा ने फाइंड किया रूट इंडिया के लिए। अब हुआ क्या था, वास्को डिगामा निकले थे सर्च करने साउथ अमेरिका, पहुंच गए वो इंडिया। क्यों, उस टाइम ये डिविजन्स नहीं थी जो हमने मैप पे डिविजन्स की ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डायरेक्शन, ये डिविजन्स आपके लोकेशन पे पहुंचाने के लिए आपको, नहीं तो आप भी वास्को डिगामा की तरह हो जाते गुम, है ना। तो लैंड बाउंड्री तो इंडिया ऑलरेडी शेयर करता था कंट्रीज के साथ। अब इंडिया की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट सेंटर पे आता है इंडिया, मतलब इंडिया वेस्ट एशियन। अब मैंने आपको क्या बताया था, दिस वाज योर एशियन कॉन्टिनेंट, ये वाला, दिस वॉज योर एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये वाला ईस्टर्न पार्ट था, ये साउथ ईस्टर्न, ये सदर्न पार्ट, तो ये वेस्ट एशिया आता है। ये वाला पार्ट, ये आता है यूरोपियन पार्ट। ठीक है, तो अब इंडिया ने ऑलरेडी लैंड बाउंड्री शेयर की है, इंडिया की लोकेशन सेंटर पे आती है इन द लैंड बाउंड, इन टर्म्स ऑफ लैंड, तो और ओपन भी है, तो कहीं से बीच में फंसा नहीं है, सैंडविच कंट्री नहीं है। लाइक नेपाल यहाँ पे आती है, 2 कंट्रीज के बीच में, तो नेपाल इज अ सैंडविच कंट्री, राइट।
फंसे हुए हैं, ऊपर एक और कंट्री नीचे और कंट्री है, ठीक है, बट इंडिया की लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। चाइना के साथ ट्रांसपोर्ट है, पर्शिया के साथ ट्रांसपोर्ट है थ्रू लैंड। बट अब क्या होता है, आपको जब 1498 के बाद मरीन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया तो ये और भी ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा अचीविंग पोजीशन हो गई इंडिया की, क्योंकि अब ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखो, चाइना से इस साइड इन कंट्रीज के साथ वेस्ट एशिया, यूरोप या अफ्रीका के साथ ट्रेड करना है, तो फ्रॉम विच ओशन विल दे पास? दे विल पास थ्रू इंडियन ओशन, राइट? किसी और कंट्री को आना है, दे कैन इजीली कम टू इंडिया थ्रू मरीन रूट्स, राइट? इंडिया अब अपनी थोड़ी और पकड़ बनाने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट भी बना रहा था। क्या नाम है उस पोर्ट का? चबाहर पोर्ट। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि चबाहर पोर्ट कौन सी कंट्री में इंडिया बना रहा था। ओके ओके ठीक है। The Silk Route was a historic trade route that dated from the 2nd century BC until the 14th century AD. It stretched from Asia to the Mediterranean, traversing China, India, Persia, Arabia, Greece and Italy. It was dubbed the Silk Route because of the Levy silk trading that took place during that period. ठीक है, मसलिन सिल्क, स्पाइसेस, इंडिया के बहुत सारे आइडियाज, ऐसा ही होता है ना। वी कुड सी दूसरी कंट्री के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं कुछ बिल्ड किए हुए, ठीक है, वैसे ही हमारी कुछ चीजें दूसरी कंट्री में जाती थी, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रेड होता है, कंट्रीज का ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। तो मेनली इस रूट का नाम रख दिया था सिल्क रूट। ओके, The Silk Road was the main transportation route connecting ancient China with the Western Europe, which is as long as 14,000 miles. Okay, अब देखो, चाइना को ट्रेड करना है ये यहाँ से यूरोप जाने के लिए, it is as long as 14,000 kilometers. अब आप देखो, अगर हमें यहाँ से जाना है यूरोप तो कुछ भी नहीं था, कितना लंबा रास्ता, यहाँ ये इतना नहीं है, ये पूरा अफ्रीकन रीजन है आपका। ये आता है आपका अफ्रीकन रीजन। अब आप सोचो, अगर हमें यहाँ जाना है तो हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा। सो अब क्या करते हैं, वी हैड मेड अ कैनाल, जिस कैनाल का नाम है स्विस कैनाल। यहाँ से एक छोटी सी पैसेज जाती है, जैसे माउंटेन में पासेज होती है ना, या उसको ला भी बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ से भी पैसेजेस या पासेज बनी होती है मरीन को कनेक्ट करने के लिए। ये है रेड सी वाला एरिया, ये है मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया, और ये बीच में एक बहुत छोटा सा स्पेस क्रिएट किया है जहां पे रिसेंटली एक शिप भी फंस गई थी। कौन सी शिप थी वो जो स्विस कनाल में फंस गई थी? सर्च करना। ओके, सो दिस इज स्विस कनाल, जिसने, जब हमने ये कैनाल को कनेक्ट किया, जब ये कैनाल बनाई गई थी, that made it so much easier to just reach directly to Europe through Mediterranean Sea, from Red Sea to Suez Canal to Mediterranean, right? So इस तरह से ये आपके पैसेजेस बहुत इजी बन जाते हैं, ये आपके रूट्स है, आप किस तरह से जाते हो, right? Now, India contacts with the world have continued through ages. बहुत पुराने, बहुत पहले टाइम के हैं contacts इंडिया के, right? But her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. Relationship through the land. जो land वाले, जैसे मैंने आपको बताया कि land वाले तो बहुत पुराने हैं, है ना? IVC, Indus Valley Civilization, उससे भी पुराने हैं land routes तो। But जो मैरीटाइम है, जो वास्को डी गामा में 1498 में डिस्कवर किया रूट, थोड़ा मरीन ट्रेड, लैंड बाउंड्री या लैंड कॉन्टैक्ट तो इंडिया का बहुत ज्यादा एशियंट है, लेकिन 1498 में
वास्को डिगामा के आने के बाद, वास्को डिगामा की रूट डिस्कवर करने के बाद ही थोड़ा मरीन टाइम ट्रेड थोड़ा बढ़ा आपका. ओके, so passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. तो माउंटेन्स थे नॉर्थ में, इंडिया के हिमालयाज है ना, पूरे नॉर्थन पार्ट में ऐसे कवर करते हैं इंडिया के रीजन को, हिमालयाज है. तो माउंटेन्स के बीच में आप पासेस के थ्रू जाते हो. ठीक है, तो passes across the mountain in the northern have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. तो ocean से इतना interaction काफी लंबे टाइम तक नहीं था. The spices, muslin and the other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek, India से export किया गया क्या क्या, spices, muslin and merchandise. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. हमारी कंट्री में भी चर्चेज, उनके आर्किटेक्ट्स कितने अलग हमें देखने को मिलते हैं. तो इसी तरह से आइडियाज ट्रांसपोर्ट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. नाउ देख लेते हैं लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, राजस्थान. ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान. स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा. अंडमान निकोबार है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, और लक्षद्वीप है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी. ये मैंने आपको देखो मालदीव्स बताया था, तो इसके बीच में आता है 8 डिग्री. ये श्रीलंका है, इसके बीच में आता है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो, गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करती, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम. ओके ओके Did you know before 1947 there were 2 types of states in India? जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले 2 तरह के स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट नाम से ही लग रहा है कि वो प्रिंसेस के अंडर आते थे, जो राजा वगैरह होते थे वो उन स्टेट्स को रूल करते थे, बट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें फिर भी उनके पास नहीं थी. ठीक है, और दूसरे थे प्रोविंशियल स्टेट जो आते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. So that was all for today. Thank you. We'll meet next time.